हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री ऑफ बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भी क्या क्या बैकग्राउंड रहे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने में, कौन कौन से एक्ट आए, कौन कौन से पॉलिसीज हैं या चार्टर एक्ट हैं जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट हमारे यहाँ पे जब राज कर रहे थे तो उस टाइम लेके आए, और कैसे हमारे संविधान की नींव पड़ी। तो ये हम चीजें डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें हमने क्राउन रूल भी देख लिया और कंपनी रूल भी देख लिया, मतलब कि जब कंपनी राज कर रही थी तब भी, और जब महारानी के नाम पे राज होने लगा, शासन होने लगा इंडिया में, तो वो रूल्स भी हमने देख लिए। तो उसी सीरीज में आगे हम बढ़ रहे हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट के बारे में हम स्टडी करेंगे। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का। इस एक्ट को मोरले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो लॉर्ड मोरले था, जो पहला नाम है ना मोरले, ये कौन था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और जो मिंटो था वो क्या था? वायसराय ऑफ इंडिया। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? कि भी जो 1909 का काउंसिल एक्ट है उसको क्या किस नाम से जानते हैं? कम्युनल अवार्ड के नाम से भी जानते हैं, मोरले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। और इसमें जो मोरले है वो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया था, और मिंटो जो है वो वायसराय ऑफ इंडिया था। तो ये चीज आपको याद रखनी है। क्वेश्चन है वो इस तरह से भी फ्रेम किए जाते हैं, पूछ लेते हैं कि भी सेक्रेटरी कौन था और वायसराय कौन था। अब इस एक्ट के हम फीचर्स देख लेते हैं कि इन्होंने है इंक्रीज कर दिया साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव कानून, काउंसिल का। कानून बनाने की जो काउंसिल थी, लेजिस्लेटिव जो विधायिका थी, उसमें इन्होंने क्या किया कि साइज है इंक्रीज कर दिया, सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे। उस टाइम स्टेट को प्रोविंस बोला जाता था, तो प्रोविंशियल लेवल पे भी और सेंट्रल लेवल पे भी दोनों जगह मेंबर्स हैं वो बढ़ा दिए। तो सेंटर में जो मेंबर थे ना वो पहले थे 16 और अब इन्होंने कर दिए 60। लेकिन जो मेंबर थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो यूनिफॉर्म नहीं थे। मतलब यहाँ पे तो जैसे डिसाइड कर दिया ना, एक लिमिट बना दी, 16 से 60 कर दिए। लेकिन प्रोविंस के अंदर, स्टेट के अंदर लिमिट नहीं थी, यूनिफॉर्म नहीं थे। ये भी स्टेटमेंट के थ्रू क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर एक पॉइंट, हर एक लाइन, रीड बिटवीन द लाइंस, सब आपको अच्छे से ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ना है। अब इसमें क्या किया? ऑफिशियल मेजोरिटी को रिटेन किया गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, बट अलाउड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी। ऑब्वियस सी बात है भाई, सरकार कहाँ से चल रही है? सेंटर से चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया? ऑफिशियल मेजोरिटी अपनी रखी। और जो प्रोविंस है उसमें इन्होंने क्या रखा कि नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी, मतलब कि ये जो नॉन इलेक्टिव मेंबर थे उनकी मेजोरिटी रखी स्टेट के अंदर, और सेंटर के अंदर किसकी मेजोरिटी रखी? जो ऑफिशियल मेंबर थे, जिनको ब्रिटेन की गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करती थी। ठीक है। इट एनलार्ज द डेलिब्रेटिव फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ लेवल्स। ऑब्वियस सी बात है, नंबर मेंबर्स बढ़ गए तो काम भी बढ़ गया और फंक्शन भी बढ़ गए। फॉर एग्जाम्पल, मेंबर्स वर अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, मूव रेजोल्यूशन ऑन द बजट एंड सो ऑन। पहले इन्होंने जो 1892 का काउंसिल एक्ट किया था कि उसमें तो ये किया था कि आप बजट पे क्या कर सकते हो कि क्वेश्चन पुट कर सकते हो। मतलब कि बजट आया, जैसे हम कहते हैं ना कि हमने कोई काम किया, बजट आया, तो मैंने पूछा कि भाई ये जो पैसा है ये कहाँ खर्च हुआ, तो इतना सा ही मैं क्वेश्चन पुट कर पाती थी। जब सामने वाले का रिप्लाई आता था, तो अगर मैंने पूछना कि भी क्यों हुआ, तो वो क्वेश्चन मैं पुट नहीं कर पाती थी। तो लेकिन इस एक्ट में क्या है कि इन्होंने ये अलाउ कर दिया कि आप ये क्वेश्चन पुट कर सकते हो, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो पूछ सकते हो बजट पे। और बजट का कंसेप्ट ये कब लेके आए थे? 1860 में। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट क्या है कि फर्स्ट टाइम इसने प्रोवाइड किया कि एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसरॉय। जो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट टाइम इसको क्या बोला गया कि भाई आप एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी इंडियंस को मतलब कि एसोसिएट किया गया। और सत्येंद्र नाथ प्रसाद सिन्हा है वो फर्स्ट इंडियन थे जो लॉ मेंबर बने थे वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है? इंट्रोड्यूस करा इन्होंने कम्युनल सिस्टम। इनका एक ही मोटो था, फूट डालो राज करो, रिलीजन के नाम पे आपस में लड़ाओ इनको, और यहाँ से आराम से अपना प्रॉफिट है वो गेन करो। तो मतलब मुस्लिम मुस्लिम को वोट देगा और हिंदू हिंदू को वोट देगा। तो ये अलग से इलेक्टोरल सिस्टम ले आए। अगर हम आज की बात करें, आप देखो हम सभी अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं, लेकिन जब इलेक्शन होते हैं ऐसा तो नहीं होता कि हिंदू जो कम्युनिटी का क्या कहते हैं
रिप्रेजेंटेटिव है, हिंदू उसी को वोट देगा, मुस्लिम वोटर सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट को वोट देंगे, तो ऐसा नहीं होता। तो इस तरह का जो ये अवार्ड था, लीगलाइज कर दिया इन्होंने कम्युनल सिस्टम इंडिया के अंदर। तो लॉर्ड मिंटो को क्या बोला गया? फादर ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया किसको बोला गया? लॉर्ड मिंटो को बोला गया। और लॉर्ड मिंटो क्या था? वाइस राय था, याद रखना। और मोरले कौन था? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और फिर क्या इन्होंने सेपरेट रिप्रेजेंटेशन भी प्रोवाइड करी। जो कॉर्पोरेशंस होती हैं आज के टाइम पे, नगर परिषद टाइप के जो लोग होते हैं, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो ट्रेड करते हैं, वहां के जो व्यापारी होते हैं, उनका जो अलग से जो धनी वर्ग होता है, तो उनका भी वोटिंग लेना शुरू किया। यूनिवर्सिटी और जैसे यूनिवर्सिटी में आज इलेक्शन होते हैं ना, बच्चों के स्टूडेंट इलेक्शन होते हैं, कौन प्रेसिडेंट बनेगा और ये वो सब। और जमींदारों से यहाँ इनको भी पावर दी गई कि आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म। क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेग्यू सबसे पहला जो नाम है वो कौन है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और चैम्सफोर्ड कौन था? वाइसराय ऑफ इंडिया था। तो देखो 1909 में ये आया था, फिर 1919 में आता है दूसरा एक्ट। कहता है कि 20 अगस्त 1917 को ब्रिटेन की गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है फर्स्ट टाइम इसके ऑब्जेक्टिव कि धीरे धीरे हम ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन करेंगे कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, मतलब कि भी अकाउंटेबिलिटी होगी, गवर्नमेंट अपने जो काम कर रही है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, जवाबदेह होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, इंडिया के लोगों के लिए जवाबदेह नहीं थे। तो भाई इस चीज के लिए हम एक नया एक्ट शुरू कर रहे हैं 1919 का, जिसको मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, याद है ना? देखो रिफॉर्म्स बोल रहे हैं कि हम में जो पहले कमी रह गई थी ना, अब देखो हम सुधार तो रहे हैं, आप ऐसे टेंशन ना लो, आपका भी हम कोऑपरेशन फुल ले रहे हैं, आपकी मेजोरिटी भी तो बढ़ा रहे हैं। तो हमारे डोमेस्टिक लीडर को लगता था कि अरे वाह, ये तो हमारा साथ चाह रहे हैं और हमारे बिना तो कोई काम ही नहीं हो रहा। इसके फीचर्स क्या थे? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इनटू टू कैटेगरी। जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो जितने भी मैटर थे, सब्जेक्ट थे, उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, सेंट्रल सब्जेक्ट और प्रोविंस। मतलब कि सेंटर के अलग होंगे और स्टेट के अलग होंगे। जैसे अगर अब बात करें हमारे संविधान की, तो हमारे संविधान के 7वें शेड्यूल में 3 लिस्ट है। 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है। कौन कौन सी? स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, कौन कौन सी लिस्ट है? स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। भी स्टेट के मैटर स्टेट देखेगा, सेंटर के मैटर सेंटर देखेगा। जैसे अगर हम सेंटर की बात करें, अभी अगर मैं इंडिया की आपको बात करूं, पार्लियामेंट क्या देखती है? फॉरेन अफेयर्स देखती है, करेंसी के मैटर देखती है। ठीक है, इस तरह के टू स्टेट के बीच में जो मैटर होते हैं, जो एमओयू साइन वगैरह करने होते हैं, तो सारे जो आर्मी वगैरह का, सिक्योरिटी वगैरह का, तो कौन देखता है? सेंटर देखता है। करेंसी को लेके भी कौन डिस्कस करता है? सेंटर करता है। और स्टेट में जो काम, जो बाकी के जो काम रह गए, वो स्टेट देखता है। और कौन करंट भी, जब दो स्टेट की आपस में नहीं बनती और एक पॉलिसी वो मान नहीं रहे हों, तो कॉमन पॉलिसी या कॉमन लॉ बनाने के लिए एक स्टेट या एक से ज्यादा स्टेट और सेंटर को कह सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम जो सब्जेक्ट है उनका क्लासिफिकेशन किया गया कि 2 सब्जेक्ट में बांट दिए कि सेंटर अपने सब्जेक्ट देखेगा और क्या है, स्टेट अपने देखेगा। तो इसको डिवोल्यूशन रूल भी किया गया कि भी हम पावर को ना डिवाइड कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं पावर का। हमने एक जगह पावर को नहीं रखा है, हमने सबको हिस्सेदार बनाया इस चीज में। These rule facilitate the delegation of the authority from a center to province। भी सेंटर से प्रोविंस का रास्ता इन्होंने बनाया। एक्ट को रिलैक्स किया गया, सेंट्रल कंट्रोल है वो कम किया गया स्टेट के ऊपर से। और सेंटर और प्रोविंस जो लेजिस्लेचर हैं, वो अब उनको कह दिया कि आप अपने अपने एरिया में है, अपने अपने सब्जेक्ट को लेके कानून है वो बना सकते हो। ठीक है। However, the structure of the government continue to centralize and the unitary। obvious सी बात है यार। देखो अगर हम रिसेंट की भी बात करते हैं या किसी भी गवर्नमेंट की बात करते हैं, सेंटर में जो गवर्नमेंट होती है और स्टेट में जो गवर्नमेंट होती है, मतलब एक ही पार्टी, अगर मान लो कि अभी हम करंट रूलिंग पार्टी की बात ले लेते हैं कि अगर यहाँ पे बीजेपी का रूल है, सेंटर में बीजेपी का रूल है और स्टेट में भी बीजेपी का रूल है, किसी स्टेट में सपोज करो यूपी में बीजेपी है, हरियाणा में बीजेपी है, तो यहाँ पे क्या होगा? सिंक्रोनाइज सिस्टम से काम चलेगा। क्यों? क्योंकि भी सेंटर की और स्टेट की एक ही पार्टी है, तो यहाँ कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। और लेकिन अगर यहाँ पे अदर पार्टी की, जैसे टीएमसी की गवर्नमेंट हो, आपकी गवर्नमेंट हो, या किसी और पॉलिटिकल डीएमके की गवर्नमेंट हो, लेकिन सेंटर क्या करेगा फिर? इन स्टेट के कामों में क्या होगा?
थोड़ा सा ऑब्स्टेकल है वो क्रिएट करेगा, फंड्स नहीं देगा, कभी कहीं स्कीम पे बैन लगा देगा, तो इस तरह से। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, उस दौर की बात करें, तो जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी, ऑब्वियस सी बात है वो क्या करेगी, वो तो यही चाहेगी ना कि भी सारी पावर मेरे हाथ में हो, स्टेट को कुछ पावर ना दी जाए। और ये लोग करते भी क्या थे, जो रेवेन्यू जनरेट होने की पावर थी, जहां से इनको प्रॉफिट होता ना किसी भी तरीके से, मनी को लेके, टैक्स को लेके, रेवेन्यू को लेके, ये सारी चीजें तो ये अपने हिस्से में रखते थे। और कहीं पे कुछ काम करवाना हो, स्कूल बनवाने हो, कॉलेज बनवाने हो, पढ़ाई का काम हो, रिलीजन का काम हो, गलियों में जो गांव में गलियां बनाने, तो वो कहते हैं वो तुम देख लो, वो हमारे हक का काम नहीं है, तो आपका ही है, आप देखो। फर्दर डिवाइड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट इनटू टू पार्ट। प्रोविंशियल सब्जेक्ट को ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड में भी कर दिया। अभी ट्रांसफर तो वो थे जो सेंटर अपने हिस्से में ले सकता था, रिजर्व जो पर्टिकुलरली सिर्फ स्टेट ही देखेगा। जैसे ट्रांसफर में क्या किया, पब्लिक हेल्थ वगैरह का है वो ट्रांसफर कर सकते हैं, हेल्थ को लेके हम पॉलिसी बना देंगे, एजुकेशन को, लोकल और सेल्फ गवर्नमेंट को लेके, एग्रीकल्चर को लेके, क्योंकि रॉ मटेरियल चाहिए था ना, तो ये सब्जेक्ट है ट्रांसफर कर दिए जाते थे। वाइल द रिजर्व सब्जेक्ट में जैसे पुलिस का हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस, प्रिजन, रेवेन्यू, ये इन्होंने रिजर्व कर दिए कि ये तो रिजर्व ही रहेंगे, ठीक है। जो कि ट्रांसफर सब्जेक्ट थे वो कौन गवर्न करता था, वो गवर्नर करता था, किसके साथ, मिनिस्टर के साथ, जैसे आज के टाइम पे करते हैं। और रिजर्व सब्जेक्ट है वो कौन देखता था, ये भी गवर्न कौन करता था, गवर्नर। लेकिन यहाँ पे कौन इन्वॉल्व था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। दो तरह के सब्जेक्ट को में कंसीडर कर दिया गया प्रोविंस के सब्जेक्ट को, ट्रांसफर और रिजर्व। ट्रांसफर वो थे जो गवर्नर, कैबिनेट जो मिनिस्टर थे उनके साथ, लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थे उनके साथ डिस्कस करता था। और रिजर्व में जो गवर्नर वो एडमिनिस्ट्रेशन करता था किसके साथ, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ। और जो कि रिस्पॉन्सिबल थी लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब चित्त भी मेरी और पट्ट भी मेरी। समझ आई आपको बात कैसे, देखो ये एक सब्जेक्ट है, ये एक सब्जेक्ट है, मतलब कि ये ट्रांसफर सब्जेक्ट है और ये रिजर्व सब्जेक्ट है। जो ट्रांसफर सब्जेक्ट है उसको कौन देखता था, कौन करता था, ये गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटर था इसका। लेकिन ये किसके साथ मिलकर करता था, मिनिस्टर के साथ। और मिनिस्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और लेजिस्लेटिव काउंसिल में किसके बंदों की मेजोरिटी थी, ऑफिशियल मेजोरिटी ब्रिटेन के बंदों की मेजोरिटी थी। तो यहाँ पे भी इन्होंने अपनी टंगड़ी अड़ा ली जहां पे ठीक इनको बेनिफिट दिखता था, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, एजुकेशन की अगर बात करें तो ये वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम लेके आए थे, तो उस टाइम इन्होंने क्या सोचा था कि मैं इस तरह के इंडियन क्रिएट करेंगे जो बाई ब्लड तो इंडियन होंगे, और लेकिन बाई ब्रेन क्या होंगे, ब्रिटेन वाले होंगे, ठीक है, ब्रिटेन के तरीके से सोचेंगे, ब्रिटेन के हक में सोचेंगे। तो ये वाली चीजें हैं। और गवर्नर जैसे रीजनल सब्जेक्ट में क्या करता था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ मिलकर काम करता था, मतलब जो गवर्नर था कौन था, इसी बात इन्हीं का गवर्नर होगा ना। तो इस तरह से जो डीवल सिस्टम था, डायआर्की का सिस्टम, तो यहाँ पे ये इंट्रोड्यूस किया गया, डबल रूल इसको कहते हैं। लेकिन अगर लंबे तौर पे देखा जाए तो ये जो इनका एक्सपेरिमेंट था वो फेल हो गया था। तो डायआर्की सिस्टम क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। डबल गवर्नमेंट रूल कब आया, 1919 में आया। इसका दूसरा नाम क्या है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है। मोंटेग्यू कौन था, सेक्रेटरी था। चेम्सफोर्ड कौन था, वायसराय था। कम्युनल अवार्ड कब आया, 1909 के एक्ट में आया। उसको क्या बोलते थे, मोरले मिंटो रिफॉर्म कहते थे। मोरले कौन था, सेक्रेटरी था। मिंटो कौन था, वायसराय था। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इट इंट्रोड्यूस द फर्स्ट टाइम बाई कैमरलिज्म सिस्टम। जैसे अब है ना अपने कि पार्लियामेंट है सबसे ऊपर सेंटर में, और नीचे हमारे स्टेट की काउंसिल है, असेंबली होती है और काउंसिल होती है। तो इसी तरह से जो डबल सिस्टम है पार्लियामेंट सिस्टम, ये यहीं से लेके आए। अपर हाउस को इन्होंने बोला काउंसिल ऑफ स्टेट, जैसे आज हमारे अपर हाउस को क्या बोलते हैं, राज्यसभा, ठीक है। और लोअर हाउस को हम क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट या लोकसभा, ठीक है। और ये क्या बोलते थे, लेजिस्लेटिव असेंबली। देखो, अपर हाउस और लोअर हाउस से आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कोई बड़ा है या छोटा है, ठीक है। अपर हाउस हम बोलते हैं आज के टाइम पे राज्यसभा को, और राज्यसभा में अपर हाउस इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहां पे थोड़े से एज्ड पर्सनालिटी, एक्सपीरियंस लोगों को मौका दिया जाता है। और लोअर हाउस में जैसे कोई बंदा 25 साल का है, वो इलेक्शन लड़ा और एमपी बन गया, तो इसलिए लोअर डायरेक्ट मतलब जो लोगों को रिप्रेजेंट करता है वो हाउस, ठीक है। तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे नहीं है, तो इस बात को आपने अवॉइड करना है।
फिर इसके बाद क्या है, 3 ऑफ द 6 मेंबर ऑफ द वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल अदर देन द कमांडर इन चीफ फॉर टू बी इंडियन। भी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वाइसराय की, इसमें क्या होगा, 3 मेंबर हैं, वो कौन होंगे, वो इंडियंस होंगे, कमांडर इन चीफ को छोड़ के। तो यहाँ पे क्या रखा, यहाँ पे भी इन्होंने अपनी मेजोरिटी रखी। कैसे, देखो मैं बताती हूँ आपको, कि भी 3 टोटल 6 मेंबर हैं, ठीक है। इसमें जो 3 है ना वो इंडियंस होंगे, ठीक है, और 3 कौन होंगे, ब्रिटेन के होंगे, ठीक है। यहाँ 50-50 हो गया। लेकिन इसमें इन्होंने किसको इंक्लूड नहीं किया, कमांडर इन चीफ को। क्यों, क्योंकि इसका कहाँ पे होगा, वोट जब कास्ट करेगा तो ये इंडियन के फेवर में थोड़ी ना कास्ट करेगा, किसके फेवर में कास्ट करेगा, वो भी सी बात है, जो पॉलिसी ब्रिटेन के फेवर में होगी वहां पे वोट कास्ट करेगा। इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर, मतलब यहाँ तो इन्होंने ये रायता फैला ही दिया था 1909 के एक्ट में कि मुस्लिम मुस्लिम को वोट करेगा और हिंदू हिंदू को वोट करेगा। और 1919 के एक्ट में इन्होंने और ज्यादा रायता फैला दिया, इसमें तड़का और लगा दिया। क्या तड़का लगा दिया, कि भाई हाँ, सिख के लिए मतलब सिखों को सिख चुनेंगे, क्रिश्चियन को क्रिश्चियन चुनेंगे, एंग्लो इंडियन को एंग्लो इंडियन चुनेंगे, और यूरोपियंस को यूरोपियन। तो यहाँ पे इन्होंने और भी ज्यादा रायता फैला दिया। फिर क्या, इन्होंने वोट देने का जो अधिकार है, ग्रांटेड फ्रेंचाइजी लिमिटेड मेंबर ऑफ द पीपल, और उन किन लोगों को वोट का अधिकार दिया, कि जिनके पास प्रॉपर्टी है, जो टैक्स पे करते हैं, या उनके पास कोई क्वालिफिकेशन है। तो उस टाइम हमारे लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, और प्रॉपर्टी और टैक्स वाले तो राजा महाराजा या फिर जो बैरिस्टर टाइप के लोग थे, वकील टाइप के लोग थे, वही थे, मतलब कुछ एक परसेंटेज थी। लेकिन हमारा जब देश आजाद होता है तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक ही झटके में वोटिंग का अधिकार सभी को दिया, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे डिग्री है, चाहे नहीं डिग्री है। क्योंकि उनका मानना था कि हमारे लोग इतने समझदार हैं कि वो अपना भला बुरा जानते हैं, उन्होंने इतना चीज देख ली, वो इतने समझदार हैं, तो यहाँ पे हमें इस तरह की बाउंडेशन लगाने की जरूरत नहीं। हालांकि आजकल सिनेरियो कुछ और चल रहा है, उसमें हम नहीं जाते, वो अलग चीजें हैं। लेकिन यहाँ पे फ्रेंचाइज है वो लिमिटेड थी, ठीक है, मतलब वोटिंग का अधिकार है वो लिमिटेड था। फिर उसके बाद क्या है कि नया ऑफिस है वो बनाया गया, किसका, हाई कमिश्नर का। जैसे अब डिप्लोमेट होते हैं ना, कि भारत का जो राजदूत है, डिप्लोमेटिक रिलेशन होते हैं, हमारी असेंबली खोली जाती है किसी किसी देश में, सॉरी असेंबली कह रही हूँ, एम्बेसी खोली जाती है कि भी हमारी एम्बेसी है अलग अलग कंट्री में। तो इस तरह से हाई कमिश्नर का जो कंसेप्ट था वो यहीं से आया था। और इसको कौन देखता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट देखता था। फिर इसी तरह से पब्लिक सर्विस कमीशन की जो नींव है वो यहाँ से रखी जाती है, और एक सेंट्रल पब्लिक कमीशन सेटअप किया जाता है 1990 में। और यहाँ पे 1926 में जो रिक्रूट करेगा सिविल सर्वेंट को, लाइक यूपीएससी वाला सिस्टम है वो यहाँ से अब निकल के आ गया है, ठीक है। नौवां पॉइंट क्या है, सेपरेट कर दिया फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट को, मतलब जो स्टेट का बजट है और सेंटर का बजट है उनको अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। एंड ऑथराइज द प्रोविंशियल लेजिस्लेट टू बजट एंड एक्ट दायर बजट, मतलब कि स्टेट को बोला गया, कि भी स्टेट की असेंबली को बोला गया, आप अपना बजट अपने तरीके से करिए, हम अपना बजट अपना हमारे तरीके से करेंगे। It provides the appointment of the statutory commission to inquire into the report of the working after 10 years of the coming into force। अब देखो कब आया ये, मोंटे मिलो मिन जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है 1919 में आया। तो 1919 में आया, तो इस एक्ट की परफॉर्मेंस कैसे रही ये देखने के लिए कह रहे हैं कि एक स्टैट्यूटरी मतलब जो लीगल कमीशन है वो कब आएगा, अभी 10 साल बाद आएगा, कि इस एक्ट से क्या क्या सुधार हुए नहीं हुए, इसने कैसे काम किया। और वो कमीशन कौन सा था, वो साइमन कमीशन था, जो कि 1927 में आता है, 3 साल 2 साल पहले ही ये ले आई, ठीक है, 2-3 साल पहले। कायदे से तो कब आना चाहिए था, 10 साल बाद आएगा, तो बीसीआई किस में आना चाहिए था, लेकिन ये कब ले आए साइमन कमीशन को, ये ले आए 1927 में, ठीक है। मतलब यहाँ पे बात हो रही है साइमन कमीशन की, इसलिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ ताकि जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत ना क्रिएट हो। इट प्रपोज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चैम्बर ऑफ प्रिंस, चैम्बर ऑफ प्रिंस बनाया गया, जिसको नरेंद्र मंडल भी इन्होंने बोला। चैम्बर ऑफ प्रिंस इनॉग्रेट किया गया, इन्होंने कब किया, 1921 में। और इसमें 120 मेंबर थे, 108 स्टेट के प्रिंस थे, 12 रिप्रेजेंटेटिव स्टेट से थे। तो यहाँ पे ओबीसी सी बात है, तो लोगों की तो यहाँ भी नहीं सुनी जानी थी। और इसको हेड वाइसरॉय करता था। इट फैसिलिटेटेड द कंसल्टेशन एंड डिस्कशन ऑन द मैटर ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट। और ये क्या करता था, कंसल्टेशन, जो कॉमन मैटर है उनके ऊपर डिस्कशन चलता था। अब हम साइमन कमीशन की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कब आया, 1919 में। और ये क्या कह रहे हैं कि इसकी वर्किंग देखने के लिए हम अलग से स्टैट्यूटरी कमीशन अपॉइंट करेंगे 10 साल बाद। लेकिन ले कब आए, नवंबर 1927 में ही, 2 साल पहले ले आए।
तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया 7 मेंबर का स्टैट्यूटरी कमीशन, जिसके हेड थे जॉन साइमन। और ये क्या करेगा कि ये रिपोर्ट करेगा कि कंडीशन कैसी है इंडिया की नए कॉन्स्टिट्यूशन में, नए संविधान में। अब सोचने वाली बात है कि इंडिया के लोगों की कंडीशन इंडिया में कैसी है नए संविधान के अकॉर्डिंग, वो कोई देखेगा बाहर का, मतलब बंदा ब्रिटेन का, जो कभी यहाँ आया नहीं, रहा नहीं, देखा नहीं कि ये लोग कैसे हम पे रूल कर रहे हैं, वो बताएगा कि इनकी कंडीशन कैसी है। तो ये भी एक तरह से क्या था, ये भी इन्होंने अपनी ही चलानी थी। अब सीधी सी बात है ना यार, किसी देश में कोई बंदा रह रहा है, वहां पे कोई रूल कर रहा है, वो सिचुएशन बताएगा। अब सोचो, इंडिया में मैं रह रही हूँ, मैं, हमारे यहाँ कैसा रूल चल रहा है, हमारी सिचुएशन कैसी है, ये मैं बेहतर जानती हूँ या कोई यूएसए का या ब्रिटेन का नागरिक आके बताएगा कि मैं कैसे रह रही हूँ, सब कुछ ठीक है कि नहीं है, वो ज्यादा जानता है। तो ये हरकतें ये अंग्रेज लोग करते थे। तो जितने भी मेंबर थे ब्रिटिश इसमें कमीशन में, सारे ब्रिटेन के थे। तो इसलिए इसका बाइकआउट किया गया। आपको याद है ना, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है और फिर शहीद भगत सिंह उसका बदला लेते हैं। समझ आई बात है? तो यहाँ से वो शुरुआत होती है। और कमीशन ने रिपोर्ट सौंप दी थी 1930 में। ठीक है, 1930 में रिपोर्ट सौंपी और बोला कि ये जो डायआर्की का सिस्टम है, डबल गवर्नमेंट का सिस्टम है, डबल रूल का सिस्टम है, उसको खत्म किया जाए। अबोलिशन ऑफ डायआर्की, एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई जाए प्रोविंस के अंदर, और एक फेडरल सिस्टम, मतलब कि पावर का डिवोल्यूशन किया जाए, बांटा जाए, डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए, जबकि ऐसा इन्होंने कुछ करना नहीं था। ठीक है, उसके बाद भी जो कंटिन्यूएशन रखे कम्युनल इलेक्टोरेट, जो ये चाहते थे कि भी सिख को सिख चुनेगा, मुस्लिम को मुस्लिम चुनेगा, हिंदू को हिंदू चुनेगा, भी वो आप कंटिन्यू रखिए, बाकी गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। तो ये देख लो, ये इनके डबल बिना तली के लोटे थे, ये ऐसे डबल स्टैंडर्ड की बात ये करते थे। और इन्होंने क्या किया, प्रपोजल कंसिडर द प्रपोजल ऑफ द कमीशन, क्या कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कन्वेड 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि बाइकआउट हो गया था ना, बाइकआउट हो गया था, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, उधर से भगत सिंह को भी वो क्या कहते थे, फांसी पे झूल गए थे, लोगों में काफी रोष था। तो इस चीज को लेके और कम्युनल अवार्ड को लेके भी भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में तनातनी थी। तो उस चक्कर में अब ब्रिटेन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो ऑर्गेनाइज करवाई जाती है। बोले कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गए, सब मिलके बात करेंगे और ब्रिटेन और इंडिया के बीच में, प्रोविंशियल स्टेट के बीच में। और इस डिस्कशन को बोला गया व्हाइट पेपर ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स बोला गया, कि भी एक वाइट पेपर पे सब लिख लेंगे, सब अपने अपने सुझाव देंगे, ज्वाइंट कमेटी है वो बुलाई जाएगी पार्लियामेंट की तरफ से, ब्रिटेन की पार्लियामेंट की तरफ से, और रिकमेंडेशन है इस कमेटी की, वो इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे नेक्स्ट एक्ट में। और नेक्स्ट एक्ट कब आना था? 1935 में। तो ये हाल थे इनके कि ऐसे लॉलीपॉप देते अभी अगले वाले में सुधार करेंगे, अगले वाले में करेंगे, अगले वाले में करेंगे। तो इस तरह से इन्होंने पूरे 200 साल निकाल दिए और इन्होंने कुछ नहीं किया। अब थोड़ा सा कम्युनल अवार्ड के बारे में पूछ लेते हैं कि देखो, शुरुआत तो कहाँ से होगी थी? 1909 के एक्ट से हो गई थी, लेकिन एक्चुअल में कहाँ से होती, मतलब और क्या क्या चीजें होती हैं वो भी देख लेते हैं। कि 1932 का टाइम था, आराम से मैकडोनल्ड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने एक स्कीम ऑफ रिप्रेजेंटेशन दी माइनॉरिटी के लिए। अब तक क्या था कि हिंदू हिंदू, मतलब कि मुसलमान मुसलमान को चुनेगा, हिंदू हिंदू को चुनेगा। इन्होंने क्या कहा कि है ना, मुस्लिम मुस्लिम को चुनेगा, सिख सिख को चुनेंगे। तो इस तरह से जो माइनॉरिटी थी, जैसे सिख माइनॉरिटी कम्युनिटी थे, जो दलित थे वो माइनॉरिटी में आते थे, कि भी उनका सेपरेट इलेक्टोरेट होगा। फिर गांधी जी इस बात पे अड़ जाते हैं, अनशन पे बैठ जाते हैं येरवड़ा जेल के अंदर, पूना के अंदर, कि भाई आप लोग क्या कर रहे हो, ब्रिटेन वाले क्या कर रहे हो, आपने तो हमारे हिंदुओं के बीच में, एक ही कम्युनिटी के बीच में दीवार खींच दी। और बोले कि जब तक कम्युनल वार्ड अवार्ड वापस नहीं हो जाता, इस चीज को वापस नहीं लिया जाता, मैं ये यहाँ से आमरण अनशन पे बैठता हूँ, भूख हड़ताल पे बैठता हूँ। गांधी जी की इतनी हालत बुरी हो गई थी कि वो साइन करने लायक भी नहीं थे। ठीक है, तो फिर लोगों को समझाया जाता, लोग समझाते बी आर अम्बेडकर राव को, फिर वो क्या कहते हैं कि भाई बी आर अम्बेडकर राव को मतलब मनाते हैं। गांधी जी बोलते हैं कि आप लोगों को रिजर्वेशन दे देंगे, आपकी सीट पे रिजर्व कर देंगे, भी आइए सीट से सिर्फ ओबीसी सॉरी एससी कैंडिडेट ही फाइट करेगा इलेक्शन के लिए। तो इस तरह से एक ट्रीटी साइन होती है किसके बीच में? गांधी जी के बीच में और भीमराव अंबेडकर के बीच में, जिसको पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बता देती हूँ।
तो उसके बाद क्या होता था, शेड्यूल कास्ट के लिए भी गांधी जी डिप्रेशन में आ गए थे कि भी ये तो और भी एक्सटेंशन हो गया, ये तो और भी बुरी हालत कर देंगे हमारे देश की। फिर ये बोले कि मैं तो फास्ट अनटू डेथ बैठ जाता हूँ यरोडा जेल में, और मैं तो अब ना मतलब पानी अन्न जब ही लूंगा जब इसको भीमराव अम्बेडकर जी मान जाएंगे और इस बात के लिए जिद नहीं करेंगे। तो भीमराव अच्छा एक चीज और बताना चाहते हैं, अम्बेडकर जी की ही सलाह पे साइमन कमीशन बुलाया गया था। अम्बेडकर जी चिट्ठी लिखने वाले थे, ऐसा हिस्ट्री में बोला जाता है। लीडर थे डिप्रेस क्लास के। इन्होंने एक एग्रीमेंट किया जिसका नाम दिया पूना पैक्ट, याद रखना 1932 में साइन हुआ था पूना पैक्ट, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर दिया पूना पैक्ट को और मॉडिफाई किया कम्युनल अवार्ड को, जहां डिप्रेस क्लास शेड्यूल कास्ट के लिए बोले कि भी अलग से इलेक्टोरेट नहीं होगा, यहाँ पे हम रिजर्वेशन दे देंगे किसको, जो शेड्यूल कास्ट है उनके कैंडिडेट को। इसीलिए जो प्रोविजन है पूना पैक्ट के इन कोऑपरेट किए गए किसके अंदर, 1935 के एक्ट के अंदर, और जो इसको मॉडिफाई किया गया। तो नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और एक चीज बताना चाहती हूँ, ये जो एक्ट था इससे हमने जो मेन सोर्स ऑफ है आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो मेजर जो पॉइंट्स है हमने इस एक्ट से लिए थे। तो और ये नहीं है कि ऊपर वाले एक्ट हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऊपर वाले एक्ट से। तो आपने एक एक चीज अच्छे से याद रखनी है। दोबारा देखिए लेक्चर, इत्मीनान से शांति से देखिए, मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी है आप लोगों को। और आप लोग चाहेंगे तो ये चीज कंटिन्यू रहेगी। मैं डायरेक्ट बुक से पढ़ा रही हूँ ताकि जब आप बुक खोलें तो आपको ये अजीब सा ना लगे कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ या क्या पढ़ रही हूँ, आपको अच्छे से समझ में आए। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम करेंगे, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके।